तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद गुरु सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने बड़ा प्यारा सा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है राजस्थान की जलवायु। और आज ये टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में कल मैं एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से सारे के सारे सवाल लेकर आऊंगा, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि एग्जामिनर जलवायु से किस प्रकार के सवाल पूछता है, हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है। हमेशा एक बात कहता हूँ, टॉपिक को विस्तार से पढ़ो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखो। हमेशा यही बात कहता हूँ, ताकि तुम्हें ये पता चलेगा कि एग्जामिनर की लैंग्वेज क्या रहती है, उसकी भाषा क्या रहती है। जब तक उसकी भाषा को नहीं पकड़ोगे ना, तब तक तुम्हारा पढ़ना कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर चाहे कितना ही ज्ञान दे दूं, लेकिन जब तक तुम क्वेश्चन को हल नहीं करोगे, क्वेश्चन कौन से हल करने हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट वो है, क्योंकि उनको क्वेश्चन को हल करना है अपने को। क्योंकि उसकी भाषा क्या रहती है, पूछने का तरीका क्या है, इजी सवाल भी पूछेगा, हार्ड भी पूछेगा, सारे अपने को मिक्स करने हैं। ओके भाई। तो राजस्थान की जलवायु चल रही थी, और लास्ट क्लास में हमने ऋतुएं पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने दो ऋतुएं पढ़ ली थी। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु आपने देख ली थी, वर्षा ऋतु आपने देख ली थी, और आज अपन शीत ऋतु है वो कंप्लीट कर देते हैं। सर्दी कब आवा है? सर अक्टूबर से शुरू हो जावे और फरवरी तक चाले है। यही तो है शीत ऋतु, मतलब सर्दी। अपने राजस्थान में सर्दी कैसे प्रारंभ होती है, भूमध्य रेखा से सूर्य जैसे जैसे दक्षिणायन होगा, सारी बातें अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अपन ने जितनी भी जलवायु पढ़ी है ना अब तक, वो तो है एक साइड में, और जलवायु का वर्गीकरण है एक साइड में। अगर एग्जामिनर जलवायु से क्वेश्चन पूछेगा तो 80% क्वेश्चन वो केवल जलवायु के वर्गीकरण से पूछेगा। कौन सा राजस्थान का जिला BWH में आता है, कौन सा AW में आता है, कौन सा शुष्क प्रदेश में आता है, ये सारी की सारी बातें अपन पढ़ेंगे। तो 1 या 2 मिनट आपकी जो भी प्यारी प्यारी कमेंट वो आराम से बता सको, फिर आपका क्लास ने भी शुरू करा। ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा बहुत पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, उस दिन दिन और रात बराबर बनते हैं। तो 23 सितंबर के बाद में सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। मतलब दक्षिणायन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी शुरू हो जाएगी, और हमारे उत्तरी गोलार्ध में सर्दी शुरू हो जाएगी। ये हमने थोड़ा सा क्या लिख रखा, भारत का मैप ले रखा है। तो जब यानी कि सूर्य भूमध्य रेखा के बाद में धीरे धीरे दक्षिणायन जाएगा ना, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, मकर रेखा की तरफ जाएगा, तब हमारे राजस्थान में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेगी। और जैसे जैसे सूर्य नीचे की तरफ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, मतलब मकर रेखा की तरफ चला जाएगा ना, तब हमारे राजस्थान में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती और हमारे सर्दी शुरू हो जाती है। दक्षिण यहां दक्षिणी गोलार्ध में चला गया, मतलब मकर रेखा की तरफ चला गया। जब सूर्य यहां पर चला गया तो ये बताओ कि यहां पर क्या बनेगा सर? यहां पर निम्न वायु दाब बनेगा, और हमारे यहां पर उच्च वायु दाब बनेगा। ये मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था। जहां पर तापमान अधिक होगा, मतलब सूर्य चला गया मकर रेखा की तरफ, क्या हो गया सर? सर यहां पर तापमान अधिक हो गया। तापमान क्या हो गया सर? तापमान यानी कि यहां पर गर्मी भयंकर पड़नी शुरू होगी। अब भाई साहब सूर्य आ गया नीचे, जब यहां पर तापमान अधिक है, सूर्य की गर्मी अधिक है, तो यहां पर निम्न वायु दाब बनेगा। निम्न वायु दाब का मतलब है कि यहां पर जो हवा है ना, वो भाई साहब गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, यहां पर हवा रहेगी नहीं। और हमारे इस समय सर्दी पड़ रही होगी, मतलब हमारे यहाँ पर ठंड होगी। और जहां पर ठंड होती है, जहां पर क्लाइमेट एकदम कोल्ड होता है ना, वहां पर हमेशा उच्च वायुदाब बनता है। मतलब अब हमारे यहाँ पर क्या बन रहा है? उच्च वायुदाब बन रहा है। हमारे गर्मियों के समय में निम्न वायुदाब बनता है। निम्न वायुदाब हमारे जब बनता है तो हिंद महासागर से पवनें आती हैं, जो अपने साथ में बारिश लेकर आती हैं। तो हमारे जब निम्न वायुदाब बनेगा तो इसकी पूर्ति के लिए पवनें आती हैं, और यहां पर हमारे बारिश होती है। फिर सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन चला जाएगा, मतलब दक्षिण गोलार्ध में चला जाएगा, मकर रेखा की तरफ चला जाएगा। तो अब इस क्षेत्र में है वो गर्मी पड़नी शुरू होगी। जब यहां पर गर्मी होगी तो यहां पर निम्न वायुदाब बन गया। यहां पर गर्मी है, हमारे सर्दी है। हमारे सर्दी है मतलब हमारे उच्च वायुदाब है। और हमने पढ़ा था कि हवा हमेशा किधर चलती है सर? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। अब हवा की कमी यहां पर है, गर्मी यहां पर है, तो हवा की कमी कहां पर है सर? यहां पर है।
हमारे जो मानसून आया था ना, वो मानसून अब वापस लौट जाएगा, क्योंकि यहां पर कमी है। पहले हमारे कमी हुई, तब मानसून हमारे पास में आया। अब इस क्षेत्र में हवा की कमी है, तो मानसून अब वापस लौटेगा। मानसून कहेगा कि उधर है निम्न वायु दाब बन रहा है, मतलब उधर हवा की कमी हो रही है, वायु दाब कम हो रहा है, तो अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। और ये मानसून जो वापस लौट कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं, मतलब लौटता हुआ मानसून। बताओ, ये बात थोड़ी वो समझ में आई है? ठीक है, ओके सर, आ जाओ, अब मैं आराम से समझाता हूं तुम्हें। सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होता है, ये बात हमने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ी थी कि सूर्य भूमध्य रेखा से क्या हो जाएगा, 23 सितंबर के बाद में सूर्य वापस भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने बताया था ना, पूरा का पूरा कर्क रेखा करके, मकर रेखा करके, ठीक है। ये ऊपर मैंने कर्क रेखा बताई थी, भूमध्य रेखा बताई थी, ये मैंने मकर रेखा बताई थी। तो सूर्य 23 सितंबर के बाद में वापस यानी कि नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा और मकर रेखा की तरफ आ जाएगा। तो सूर्य दक्षिणायन मतलब दक्षिण की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, और 22 दिसंबर मतलब 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर चमकेगा? मकर रेखा पर चमकेगा। जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा ना, तब हमारे यहां पर सर्दी होगी दिसंबर के महीने में। उत्तरी गोलार्ध में तो सर्दी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। तो सूर्य यहां पर चमक रहा है। जैसे 21 जून में सूर्य हमारे यहां पर चमकता, तब भयंकर गर्मी पड़ती है, वो सेम कंडीशन 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होगी। जो देश मकर रेखा पर आते हैं उनकी क्या है? भयंकर गर्मी पड़ेगी। इधर गर्मी होगी तो हमारी क्या होगी? सर्दी होगी, ठीक है। तब उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब केंद्र बनता है। जहां पर तापमान कम होगा वहां पर उच्च वायु दाब बनेगा। तो सर्दियों के समय में हमारे तापमान कम है, क्योंकि हमारे सर्दी पड़ रही है, इसलिए हमारे यहां पर उच्च वायु दाब बनेगा, ठीक है। और ये जैसे हिंद महासागर में क्या बनेगा? निम्न वायु दाब बनेगा, क्योंकि अभी यहां पर गर्मी पड़ रही है। यहां पर सर्दी है तो उच्च वायु दाब बन गया, यहां पर गर्मी है तो यहां पर क्या बनेगा? निम्न वायु दाब बनेगा। हिंद महासागर में निम्न वायु दाब बनेगा। अब मानसून वापस लौट जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि हमेशा हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। अब उच्च वायु दाब तो यहां पर बन गया, निम्न वायु दाब यहां पर बन गया, तो मानसून वापस लौट जाएगा। मानसून कहेगा कि मुझे यहां पर रहना नहीं है अभी, क्योंकि वहां पर हवा की कमी हो रही है, तो मुझे उसकी पूर्ति करनी है। इसे हम कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन का कारण, मतलब मानसून वापस लौटना। मानसून वापस कब लौटेगा? जब हमारे यहां पर सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी, अक्टूबर से मध्य दिसंबर, इस समय मानसून है वो वापस लौट जाता। ध्यान रखना, मानसून प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? मानसून के वापस लौटने का समय क्या है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में मानसून है वो वापस लौट जाता है। मानसून आया कैसे था? मानसून को हमने क्या कहा था? दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा था, क्योंकि मानसून इस प्रकार से आया था, ये देखो, दक्षिण पश्चिम दिशा में आया था। हाँ सर, ये मानसून आता हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, ये मानसून आया था इस प्रकार से। ये था दक्षिण, क्योंकि सर दक्षिण दिशा ये थी, ठीक है सर। पश्चिम दिशा ये थी सर, ये सर उत्तर थी, और सर ये पूर्व थी। तो मानसून तो इसी प्रकार से आया था ना हमारे। फिर आगे दो शाखाओं में बटा था, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये तो दक्षिण पश्चिम का मानसून है। ये जैसे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होगी। तो इस प्रकार से तो मानसून आया था। मानसून तब आया था जब हमारे यहां पर निम्न वायु दाब था, जब हमें मानसून की जरूरत थी। जब मानसून की हमें जरूरत थी, तब तो मानसून हमारे पास में आ गया। अब हमारे यहां पर सर्दी शुरू होगी, अब सूर्य चला गया मकर रेखा की तरफ, अब हमें मानसून की जरूरत नहीं है। तब मानसून कहेगा तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं, तो मुझे वापस जाने दो। वापस कहां जाओगे? मैं वहां पर जाऊंगा जहां पर निम्न वायु दाब बन रहा है, जहां पर गर्मी पड़ रही है। मानसून हमेशा गर्मी उधर पड़ती है, उधर ही चला जाता है। हमारे गर्मी थी, मानसून हमारे पास में आ गया। अब गर्मी पड़ रही है मकर रेखा की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में। मानसून कहेगा कि मुझे अब वापस जाना है, तो मानसून चला जाएगा वापस, ठीक है, यहां से रिटर्न हो जाएगा भाई। मानसून का अब समय आएगा वापस लौटने का। सर कहां पर जाएगा मानसून? दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, क्योंकि उधर हवा की कमी हो रही है। इसे हम कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन। अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में मानसून है वो वापस लौट जाता है। हमने कहा मानसून आप वापस लौट जाओ, हमारे सर्दी पड़नी शुरू हो गई है, अब हमें मानसून की कोई जरूरत नहीं है। तो मानसून बोला ठीक है, मेरी जरूरत कहां पर है? आपकी जरूरत है दक्षिणी गोलार्ध में, जहां पर सूर्य चमक रहा, आप वहां पर जाओ, वहां के लोगों को थोड़ा सा राहत दो। तो लौटते हुए मानसूनी पवनों की दिशा क्या? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखो जब मानसून आया था ना, उस समय मानसून की दिशा थी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, इसी दिशा में मानसून आया था।
अब कह रहा है कि मुझे तो वापस जाना है। तो जब मानसून वापस लौट रहा है उस समय उसकी क्या दिशा है भाई? लौटते हुए मानसून की दिशा ये है, देखो ये मानसून लौट रहा है भाई, मतलब वापस जा रहा है। तो अब मुझे ये बताओ क्या लौटते हुए मानसून की दिशा क्या है? सर ये कौन सी दिशा है? सर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये दिशा में, इसी दिशा में वापस लौट रहा है। मतलब मानसून उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है, खुद देख लो जा रहा है ना, इसमें कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो लौटते हुए मानसून के पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। आएगा तब ऐसे आएगा, आएगा तब दिशा थी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, जाएगा तब दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो ये ध्यान रखना, एक बात तो ये ध्यान रखना कि मानसून प्रत्यावर्तन क्या है, इसका समय आपको पूछेगा। अक्टूबर से मध्य दिसंबर का जो समय है वो मानसून प्रत्यावर्तन काल है, मतलब इस समय मानसून वापस लौट जाता है। हमने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर सर्दी पड़ रही है, आप अपनी मानसूनी पौने वहां पर लेकर जाओ जहां पर गर्मी है, आप बारिश वहां पर करो। तो मानसून बोला ठीक है मैं यहां से लौट जाता हूं। तो जब मानसून वापस लौट रहा है इसकी दिशा कौन सी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये दिशा भी आपको ध्यान रखनी, एग्जाम में पूछी गई है मानसून प्रत्यावर्तन की दिशा क्या है। ठीक है, जब मानसून आया था ना तब तो इतने भयंकर बारिश की थी मालाबार तट पर, हमने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था। जब भारत में मानसून आया था इसने केरल के मालाबार तट पर भयंकर बारिश की थी 1 से लेकर 5 जून के बीच में। ठीक है, ये जैसे पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस में तो सवाल रिपीट होता रहता है। ये देखो पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है। तो जब मानसून आया था ना तो आते समय तो इसने यहां पर भयंकर बारिश की थी भी, केरल के मालाबार तट पर। और जब मानसून लौट रहा है मैं वापस जा रहा हूं तब ये जाते समय कोरोमंडल तट पर बारिश करके जाएगा। यहां पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भयंकर बारिश करेगा। आते समय भी संकेत देता है मानसून का मैं जा रहा हूं। और जब मानसून लौट रहा है अब मैं वापस जा रहा हूं तब भी यानी कि जाते समय भी तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भयंकर बारिश करके जाता है। तो लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु में भारी बारिश होती है। आएगा तब भी कहेगा मैं आ गया, केरल के मालाबार तट पर भयंकर बारिश करेगा। जब मानसून लौट जाएगा कि ठीक है मेरी कोई जरूरत नहीं है, जाते जाते समय एक और भयंकर बारिश करके जा रहा हूं, तो तब यानी कि कोरोमंडल तट के ऊपर बारिश करेगा। ओके सर, अब एक वो बताता हूं मैं जो हर दूसरे एग्जाम में रिपीट होता है, मावठ। मावठ के लिए पता नहीं हर दूसरे एग्जाम में सवाल रिपीट हो जाता। मावठ क्या है? मावठ क्या है? भूमध्य सागर से चक्रवात उठते हैं, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा हो जाती है, यही मावठ है। और ये इतना इजी सवाल है, इस सवाल को अगर तुम करके आओ ना तो ये मत समझना कि हमने सर तीर मार लिया, क्या मजा आ गया, कोई नहीं। हर बच्चे बच्चे को पता है मावठ क्या है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की, तो इस समय हमारे यहाँ पर चना बोते हैं, गेहूं बोते हैं, सरसों बोते हैं। हमारा अगर मैं चूरू की बात करूं तो चूरू में किया गया चना बोए भाई। और सर्दियों के समय में मतलब जनवरी के महीने में अगर बारिश ना हो ना तो ये चने होते ही नहीं है। मतलब चनों के लिए जनवरी के महीने में एक बारिश जरूर है, एक बारिश होनी चाहिए तभी चने बनते हैं, वो मावठ है। मावठ से अगर थोड़ी बहुत बारिश होगी ना चनों के लिए जनवरी के महीने में तो चने बन जाएंगे, अगर मावठ नहीं होना तो चने बनते ही नहीं है। मतलब सर्दियों के समय में थोड़ी बहुत बारिश होती है, क्योंकि सर्दियों के समय में तो ना के बराबर संभावना है। अपने बारिश कब होती है सर? जुलाई अगस्त में। अब बारिश कैसे होगी? मानसून तो लौट गया भाई, मानसून तो दिसंबर के अंदर वापस लौट गया, हमारे भारत में मानसून है ही नहीं। फिर भी भूमध्य सागर से कुछ चक्रवात उठकर आते हैं। सर भूमध्य सागर कहां पर है? यहां पर भूमध्य सागर है, और यहां से बारिश के कुछ यानी कि चक्रवात उठते हैं, कुछ यानी कि हवा उठती है चक्रवात के रूप में, और ये अपने साथ में भाई साहब कुछ पानी की बूंदे लेकर आती है, और ये हमारे यहां पर आकर है वो बारिश करती है। तो हम ये कहते हैं कि भूमध्य सागर से कुछ चक्रवात उठते हैं जो उत्तर पश्चिम भारत में यहां पर क्या करते हैं? बारिश करते हैं। और ये बारिश बहुत बढ़िया है रबी की फसलों के लिए। मुख्य रूप से बात करें तो जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है, हमारे तो चना ही होता है। और उस समय अगर जनवरी के महीने में चनों के अंदर बारिश हो जाए ना तो मजा ही आ जाए, चना बहुत शानदार हो। अगर ये माउट हो जाए ना जनवरी के महीने में तो यानी कि चना बहुत शानदार होते हैं। अब हम ये देखते हैं यार का मानसून आया तब तो हम समझते हैं, मानसून लौट गया वो भी हमने समझा। ये जनवरी के महीने में बिना मानसून के कहां से बारिश होगी? यही मावठ है भाई। मानसून तो हमारे भारत में दिसंबर से ही लौट गया था, अब जनवरी के महीने में जाकर बारिश हो रही है, वो भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में। ये कितनी बढ़िया बात है, जनवरी के महीने में हमें कोई उम्मीद ही नहीं कर बारिश हो जाए। फिर हमने कह रहे बारिश हुई कैसे?
फिर हमने कहा का भूमध्य सागर है, ये रहा आपका भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर से कुछ चक्रवात उठकर आते हैं जो अपने साथ में पानी की बूंदी लाते हैं, और इन्होंने हमारे यहां पर आकर क्या कर दी, बारिश कर दी, और इसको हमने नाम दे दिया मावठ। ठीक है। तो शीत ऋतु में, शीत ऋतु का मतलब सर्दियों में, लगभग जनवरी के महीने में, तो शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय मतलब ये भूमध्य सागर से चक्रवात उठते हैं, ये आपका भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागरीय चक्रवात, इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्यों इसलिए कहते हैं सर, ये पश्चिम दिशा से आते हैं। मुझे ये बताओगे कौन सी दिशा है सर, ये तो पश्चिम दिशा है, नॉर्मल सी पता है भाई, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, तो ये सबको पता है सर ये पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम दिशा से आते हैं, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, पश्चिमी विक्षोभ। इसके कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, इसी का नाम मावठ है। मतलब ये अपना उत्तर पश्चिमी राजस्थान है ना, तो यहां पर भाई साहब थोड़ी सी क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, और ये बारिश बहुत ही सुनहरी है हमारे लिए, गोल्डन ड्रॉप है। हमें उम्मीद ही नहीं थी, और अगर ये बारिश हमारे शानदार हो जाए ना, तो चना की 4-5 बुरी फालतू है, 4-5 के अगर बढ़िया करना है तो न्याली कर दे। तो ये इसी का हमने नाम दिया मावठ। मावठ का उद्गम कहां से होगा, भूमध्य सागर से। मावठ आता कहां से है, भूमध्य सागर से आता है। तो आपको यह ध्यान रखना, शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से जो वर्षा होती है उसका क्या नाम है, मावठ है। पूछते बस बार बार में ये सवाल है, शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, मावठ कहलाती है। ठीक है, रबी की फसलों के लिए बहुत बढ़िया है। इसका उद्गम कहां से होता है, भूमध्य सागर से होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, मतलब सुनहरी बूंदी भी कहते हैं। सुनहरी बूंदी क्यों कहते हैं भाई, सर्दियों का समय है, आपने फसल बो रखी है गेहूं की, अब आपको पता है कि यार गेहूं के ऊपर अगर सर्दियों के समय में पानी की बूंदे जमा होना, तो ऐसे लगता है यार कि सोना चमक रहा है क्या। इसलिए हमने इसका नाम दिया सुनहरी बूंदे हैं। ये जनवरी के महीने में बारिश का समय, और फसलों के ऊपर ओस की बूंदे, क्या बात है, मतलब सुनहरी, गोल्डन, गोल्डन मतलब सोना चमक रहा है क्या, ये तो सुनहरी बूंदे हैं, गोल्डन ड्रॉप्स हैं। तो रबी की फसलों के लिए बहुत ही बढ़िया लाभदायक है, और मुख्य रूप से सर्वाधिक जो फसलों को लाभ मिलता हुआ गेहूं, चना, सरसों। हमारे अगर मैं चोरी की बात करूं तो हमारे तो सबसे बढ़िया लाभ मिलता है चनों को, हमारे सरसों होती नहीं है, गेहूं होता नहीं है भाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो किसको मिलता है, चनों को सबसे बढ़िया लाभ मिलता है। ठीक है, बताओ यहां तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में तो आराम से पूछ सकता है। ये देख लो, चने की फसल, गेहूं की फसल, तो ये आपको पता भी होगा, थोड़ा बहुत नहीं पता, मरुस्थल के हो तो आपको ध्यान नहीं है कि हमारे लिए मावठ कितनी जरूरी है, सर्दियों के समय में बारिश हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इसका नाम में रखा गोल्डन ड्रॉप्स, मतलब सुनहरी बूंदे। ठीक है भाई, आगे बताओ सर। शीत ऋतु में ये थोड़ी सी एक मैंने बात लिखी है, देखो सर्दियों के समय में पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है ना, इसलिए यहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे ज्यादा ठंड कहां पर पड़ती है, मरुस्थल में। क्यों सर, क्योंकि वहां का रेतीला धरातल है, और ये शीत ऋतु में मरुस्थल है, इसलिए वहां पर अधिक ठंड पड़ती है, क्योंकि वहां की मिट्टी ऐसी है, रेतीली मिट्टी, जो जल्दी ठंडी हो जाती है। ओके, तो शीत ऋतु में, सर्दियों के समय में पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल होने के कारण यहां पर अधिक ठंड पड़ती है। मान लो तुमसे कोई पूछ ले यार के सर्दियों के समय में मरुस्थल में ज्यादा सर्दी क्यों पड़ती है, मेवाड़ में क्यों नहीं पड़ती इतनी, हाड़ौती के पठार में क्यों नहीं पड़ती। भाई हमने जैसे यानी कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांट रखा है, तुम कह दोगे यार पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी इतनी सर्दी नहीं पड़ती, जबकि वहां पर तो नदियां बहती हैं, तो वहां पर ज्यादा सर्दी होनी चाहिए, लेकिन मरुस्थल में ही ज्यादा सर्दी क्यों पड़ती है। कोई तुमसे सिंपल सा पूछ ले, तुम कहोगे कि देखो सर्दियों के समय में मरुस्थल में ज्यादा सर्दी पड़ने का कारण है क्योंकि वहां पर रेतीला धरातल है, वहां की जो मिट्टी एकदम रेतीली मिट्टी है, और वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म भी होती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जल्दी गर्म होती है इसलिए ज्यादा तापमान भी मरुस्थल में मिलेगा, जल्दी ठंडी होती है इसलिए सर्दी भी ज्यादा मरुस्थल में पड़ेगी। ठीक है, तो सारा का सारा मरुस्थल का ही खेल है। ओके सर, अब हम बात कर लेते हैं जलवायु के वर्गीकरण की। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। मतलब भारतीय मौसम विभाग, ये अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे, भारतीय मौसम विभाग का वर्गीकरण पढ़ेंगे, थार्नवेट का पढ़ेंगे, टिवार्था का पढ़ेंगे, कोपेन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कोपेन का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी यानी कि जो कल एग्जाम हुआ था अपने प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर भी कोपेन के वर्गीकरण से सवाल आया है। और मैं कहता हूं अगर एग्जामिनर जलवायु से सवाल उठाएगा तो केवल वर्गीकरण से उठाएगा। 80% संभावना है वर्गीकरण की, बाकी 20% पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना है वो वर्गीकरण की है कि कौन सा जिला किस वर्गीकरण में आता है, किस में नहीं आता। ये अभी मैंने बताया था, कल एग्जाम के अंदर भी ये सवाल आया है।
ठीक है भाई। तो जलवायु का वर्गीकरण, सबसे पहले हम जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं भारतीय मौसम विभाग का। तो भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। उन्होंने कहा कि ये जो इलाका ना ये बिल्कुल शुष्क है, मतलब यहां पर वर्षा कितनी होगी, यहाँ का तापमान कितना रहेगा, इसके आधार पर भारतीय मौसम विभाग ने इसका नाम रख दिया शुष्क जलवायु प्रदेश। सर इसमें लगभग कितनी बारिश होगी? सर इसमें 0 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश होती है इस पूरे क्षेत्र में। अब मैंने तुम्हें कहा है कि राजस्थान का मैप तुम्हें पता है ना, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? सर यहां पर न्यूनतम वनस्पति है, कांटेदार वनस्पति है। इन जिलों में इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? इन जिलों में इनका लीडर कौन है? तो प्रतिनिधि नगर है जैसलमेर। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? सर जैसलमेर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा। ये मतलब इसमें जिले आ जाएंगे भी। ये हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके बाद में ये जो प्रदेश आता है इसका नाम है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें बारिश होगी 20 से 40 सेंटीमीटर। मुझे बताओगे क्या मुझे जिले लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर, आपने मैप बता दिया, जिले आप बताओगे। यहां पर वनस्पति मिलती है स्टेपी वनस्पति, मतलब थोड़ी बहुत घास फूस है, छोटी मोटी झाड़ियां मिलती हैं। ये जो वनस्पति है ना, टॉपिक आ गया ना, उसके अंदर तुम आराम से समझ जाओगे। ठीक है सर। इन जिलों में सबका जो प्रतिनिधित्व करता है उनका नाम है जोधपुर। इन सब का लीडर है भाई साहब जोधपुर। ठीक है, जोधपुर यानी कि इन सबका प्रतिनिधित्व करता है। कौन कौन से जिले हैं सर? शुरू हो जाओ। गंगानगर है, हनुमानगढ़, डचूर, सीकर, झुंझुनू है, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पाली, जालोर। ये सारे के सारे जिले इसमें आएंगे। अगला है उपाद्र। ये 0 से 20 सेंटीमीटर है, ये 40 से 60 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 20 से 40 सेंटीमीटर है, ये 40 से 60 सेंटीमीटर है। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र। यहां पर मिश्रित पतझड़ के वन पाए जाते हैं। इनके अंदर जो प्रतिनिधित्व नगर है, जो इनका लीडर है, उसका नाम है जयपुर। ये तुम देख लोगे यार कौन कौन से जिले आते हैं, सबको पता। उधर से शुरू हो जाओ। अलवर है, जयपुर है, खैरतल तिजारा है, अलवर के पास में जयपुर से कोटपुतली बहरोड निकला है, उसके पास में दौसा है, अजमेर है, ब्यावर है, भीलवाड़ा है, टोंक है। ये नॉर्मल से जिले तुम याद कर लोगे। इसके बाद में ये जो नीचे वाले जिले आते हैं इनको हमने नाम दिया आद्र। यहां पर जो बारिश होती है वो होती है अपने 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में। इसमें जो प्रतिनिधित्व कराता है उसका नाम है सवाई माधोपुर। मतलब भरतपुर है, डीग है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये सारे के सारे जिले इसमें आ जाएंगे। बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद, उदयपुर है। ये अगर मैप भर लिया ना तो आराम से समझ जाओगे। और फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा जो क्षेत्र बचा है इसका नाम है अति आद्र। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आद्र, अति आद्र। इसमें बारिश हो जाते लगभग 80 से 150 सेंटीमीटर तक। ठीक है। यहां पर जो इनका लीडरशिप करता है उसका नाम है झालावाड़। ओके, ये अपने को देखो वर्गीकरण ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, शुष्क प्रदेश में कौन सा जिला आता है, अर्धशुष्क में कौन सा जिला आता है, उपाद्र में कौन सा आता, आद्र में कौन सा आता, अति आद्र में कौन सा आता। ये सारी की सारी बातें मैंने पढ़ा भी रखी हैं और ये मैं थोड़ा सा सारणी के माध्यम से दे देता हूं। तो सबसे पहला जो जलवायु प्रदेश उसका नाम है शुष्क, जहां पर बारिश होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। इसकी जो वनस्पति है वो मरुदबीद है, मतलब न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है इस शुष्क प्रदेश में। मर्दा एंटीसोल्स पाई जाती है। एक बार इसको छोड़ देना है क्योंकि अगला जो अपना टॉपिक है वो मर्दा का ही है, तो मैं उसके अंदर सारी की सारी मर्दा तुम्हें पढ़ा दूंगा। मर्दा की टेंशन नहीं मत लेना। एंटीसोल क्या होती है, एल्फिसोल क्या होती है, एरिडिसोल क्या होती है, सारी की सारी मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। इनका जो लीडरशिप करता है उसका नाम है जोधपुर। और कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी। ठीक है। इसी प्रकार से अर्धशुष्क हो जाएगा। स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, मतलब छोटी मोटी घास फूस है, झाड़ियां पाई जाती हैं। एरिडिसोल्स मतलब रेतीली बालू मृदा पाई जाती है। इनका जो लीडरशिप करता है प्रतिनिधि नगर उसका नाम है जोधपुर। और ये जिले आपके सामने आते हैं। थोड़ा सा मैप भर के देख लेना। ये उपाद्र हो गया, वही मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा है। एल्फिसोल मतलब जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर जयपुर है। और कौन कौन से जिले आते हैं? ओके सर। हाँ क्या बात होगी? अरे ज्यादा क्लास नहीं लेंगे रे, करा देंगे एमके किंग में। इंडियन पॉलिटी की क्लास कराते हैं एक, थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी का बचा हुआ है उसका करवाते हैं ना। ओके ठीक है। यूट्यूब पर तो मैं केवल ज्योग्राफी तो पढ़ाता हूँ, इतिहास उधर ही चल रहा है, कला संस्कृति उधर ही चल रही है। आपके ऊपर और बताओ। आगे कॉपी पेस्ट वाले, हाँ ठीक है, आगे को चलो आ जाओ।
आद्र का ये सारे के सारे याद करने हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 150 नॉर्मल याद कर लोगे तो 60 से 80 सेंटीमीटर पतझड़वन पाए जाते हैं। इनसेप्टिसोल लाल काली मृदा पाई जाती है। मृदा सर अगली क्लास में पढ़ाएंगे तो भी अपने को टेंशन नहीं लेनी है। इनका जो प्रतिनिधि है उसका नाम है स्वाइमाधुपुर। कौन कौन से इसमें जिले आते हैं? ओके सर। और लास्ट बचा अपना अति आद्र जिसमें 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा है। स्वानातुल्य वनस्पति पाई जाती है। स्वानातुल्य मतलब जैसे बांस के वन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सांगवान के वन हो जाएंगे। ये अपन वनस्पति के अंदर पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। सारे में फोटो दिखा दिखा के समझाऊंगा तुम्हें। वर्टिसोल मतलब मध्यम काली मृदा पाई जाती है। इनका प्रतिनिधित्व झालावाड़ है, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू सिरोही इसमें क्या आते हैं? जिले आते हैं। रख लोगे ध्यान में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, अर्धशुष्क में कौन सा जिला आता है, कौन सा नहीं आता। वो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोपेन के वर्गीकरण का। कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण का आधार लिया है वो लिया वनस्पति। ठीक है, ओके सर। व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये जलवायु है बीरे, है ना, इसको जलवायु कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति है। कोपेन ने भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा, मतलब जलवायु प्रदेशों में बांटा भारत को। कोपेन ने तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। उसके आधार पर हमने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांट दिया। व्लादिमीर कोपेन एक वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक। उन्होंने वर्गीकरण किया, जलवायु वर्गीकरण, और उन्होंने आधार माना वनस्पति। वो बोले कि मैं अगर भारत का वर्गीकरण करूं तो मैं वर्गीकरण करूंगा वनस्पति के आधार पर। और उनके वनस्पति के आधार के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो भी जिले आते हैं ना उनमें समान वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो जिले आएंगे उनमें समान वनस्पति पाई जाएगी, मतलब बराबर वनस्पति पाई जाती है, एक समान वनस्पति पाई जाती है। इधर जो जिले आएंगे उनमें समान वनस्पति पाई जाएगी और इधर जो जिले आएंगे उनमें समान वनस्पति पाई जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका है ये, तुम मैप देख लो और इसके हिसाब से तुम्हें जिले पता होना चाहिए कि कौन सा जिला आएगा कौन सा नहीं आएगा। यहां से क्वेश्चन पूछता है। AW का बहुत बार पूछा गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इन्होंने एक जैसे नाम नहीं दिया, अपने ने तो नाम रख लिए है शुष्क है, अर्धशुष्क है, उपाद्र, आद्र, अति आद्र। इसने कहा ये नहीं चलेगा, मैं तो मेरा ट्रिक बनाऊंगा, मैं तो मेरी खुद की भाषा का प्रयोग करूंगा। बोले क्या प्रयोग करोगे भाई? बोला कि मैं लिखूंगा इसको BWHW, इसको लिखूंगा BSHW और इसको लिखूंगा CWG, इसको लिखूंगा AW। इन्होंने एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया और इसके आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, तो व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या मानना? कोपेन ने वनस्पति माना। वनस्पति के आधार पर कोपेन ने राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण किया है। कोपेन ने भारत को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा, मतलब इसने भारत को तो बांटा 5 जलवायु प्रदेशों में। भारत का हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें भारत का नहीं पढ़ना है, भारत से हमें भी कोई मतलब नहीं है, हमें केवल राजस्थान से मतलब है। तो अगर मैं राजस्थान की बात करूं, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंडिया लेवल की बात करोगे तो वहां पर पढ़ लेना। तो कोपेन ने भारत को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा, लेकिन जब राजस्थान की बारी ना तो कोपेन के वर्गीकरण अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, BWHW, BSHW, CWG, AW। ठीक है, ओके सर, चलो आज आगे। वही नाम दे दिया, कौन कौन से जिले आते हैं, कौन सा इसका प्रतिनिधि नगर है और क्या इसकी वनस्पति पाई जाती है। जैसे सबसे पहले नाम दिया शुष्क प्रदेश, इसका अंग्रेजी में इसने नाम रखा BWHW। यहां पर बोला कि इस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव है, मतलब कोपेन ने कहा कि इस क्षेत्र में जो भी जिले आते हैं ना वहां पर वनस्पति का अभाव है भाई। और इसने इसका प्रतिनिधि नगर रखा बीकानेर। कौन कौन से जिले आएंगे सर? जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़, फलोदी है, ये जिले आ जाएंगे। फिर बोला कि अर्धशुष्क प्रदेश मतलब BSHW। देखो ये हिंदी वाले नाम याद होना तो कोई बात नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखने का BWHW में कौन सा जिला आता है, BSHW में कौन सा जिला आता है, ये अपने को जरूर ध्यान होने चाहिए, क्योंकि इसने सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। इसमें स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, मतलब यहां पर तो छोटी मोटी घास फूस की झाड़ियां पाई जाती हैं, ये है स्टेपी वनस्पति। ठीक है, तो ये इसने नाम दिया BSHW भी। इसमें नागौर प्रतिनिधि नगर है और इसके अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, ये सारे के सारे जिले आते हैं। ओके सर। फिर आता उपाद्र प्रदेश मतलब CWG, यहां पर तो पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इसका प्रतिनिधि नाम का टोंक और इसमें अरावली के दक्षिण पूर्वी जिले आते हैं, जैसे मान लो अलवर है, भरतपुर है,
दौसा, करौली, धौलपुर है, स्वाई माधोपुर है, जयपुर से कोटपुतली बाय रोड निकल गया, अजमेर है, टोंक, भिलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, ये सारे के सारे इसमें जिले आते हैं। मतलब अरावली के जो दक्षिण पूर्वी जिले ना वो सारे के सारे CWG में आते हैं। इनके इतना रट्टा मत मारना, लेकिन ये अपने को जरूर ध्यान होना चाहिए। मान लो तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, जयपुर है वो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में आता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए हाँ सर CWG में आता है, क्योंकि मैप के हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुमने मैप बनाना तो इनके रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम सिंपल सा डायग्राम खींच दोगे, राजस्थान का मैप लोगे, सर ये BWHW है, ये BSHW है, सर ये CWG है, नीचे बचे AW। क्या तुम्हें पता नहीं AW में कौन से जिले आते हैं? बहुत ईजी है। और अंतिम जो था उसका नाम था आंध्र प्रदेश, जिसमें स्वाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जिसमें डूंगरपुर प्रतिनिधि नगर रखा। सबने अलग अलग अपना प्रतिनिधि नगर रखा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़। ओके, ये बार बार पढ़ के बोर हो चुके हैं। हाँ है भी ऐसा ही, लेकिन क्वेश्चन यहां से बनेगा भाई। क्वेश्चन क्या बनेगा? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आता है? ऑप्शन देगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़, या फिर जयपुर, कोटपुतली, बैरोड। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, तो पता होना चाहिए कि हाँ सर का AW आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला आता है, कौन सा नहीं आता। तो ये अपने को जरूर ध्यान होना चाहिए। ठीक है भाई। अब इसने क्या कहा, कोपेन ने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। इसने बी लिखा, मतलब जहां पर ड्राई क्लाइमेट है, जहां पर सूखा जलवायु प्रदेश है ना, उसको इसने बी लिख दिया, उसने बी का प्रयोग किया। जहां पर डब्ल्यू मतलब डेजर्ट क्लाइमेट है, जहां पर मरुस्थल वाला इलाका है, वहां पर इसने डी शब्द का प्रयोग किया। जैसे आप देखोगे मरुस्थल वाला इलाका, ये देखो, मतलब ये जो बड़ा वाला डी है ना, इसका डी यहां पर मतलब मरुस्थल वाला इलाका है, ये छोटे वाला डब्ल्यू अलग है। अभी मैं आपको बताता हूं, देखो, तो जहां पर सूखे वाला डेजर्ट मतलब मरुस्थल वाला इलाका था, वहां पर डब्ल्यू का प्रयोग किया। एक तो बड़ा डब्ल्यू है, एक अपने छोटा डब्ल्यू है। एस मतलब स्टेपी क्लाइमेट, जहां पर स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी वातावरण पाया जाता है, वहां पर एस लिखा। जहां पर हॉट एंड ड्राई मतलब एकदम सूखा है, बिल्कुल यानी कि गर्म इलाका, वहां पर इसने एस लिखा। डब्ल्यू यानी कि विंटर ड्राई, एकदम मतलब शुष्क, मतलब सर्दियों के समय में जो सूखी सर्दी पड़ती है ना, वहां पर इसने छोटे वाला डब्ल्यू लिखा है। और जहां पर तापमान 8 से 18 डिग्री पड़ता, वहां पर इसने सी शब्द का प्रयोग किया है। और जहां पर 18 डिग्री से ऊपर तापमान पड़ता, वहां पर ए शब्द का प्रयोग किया है। ये केवल समझाने के लिए, बाकी इसके रट्टा मत मारना। इसको अगर याद नहीं करोगे ना तो भी कोई बात नहीं, केवल तुम्हें समझाने के लिए कि सर इसने सांकेतिक भाषा का कैसे प्रयोग किया, किस किस क्षेत्र को इसने चुना है। जहां पर इसने बी लिखा ना, वहां पर ड्राई क्लाइमेट है, मतलब वो शुष्क वाला इलाका है। जहां पर इसने डब्ल्यू लिखा, वहां पर डेजर्ट क्लाइमेट है, मतलब वो मरुस्थल वाला इलाका है। जहां पर एच लिखा, मतलब वहां पर गर्मी भी है, सूखी सर्दी भी है, मतलब ड्राई मतलब बिल्कुल सूखा है क्या। ए मतलब जहां पर 18 डिग्री से ऊपर तापमान है, वहां पर इसने ए शब्द का प्रयोग किया। और जहां पर सी मतलब 8 से 18 डिग्री तापमान है, वहां पर इसने सी शब्द का प्रयोग किया है। ये केवल समझाने के लिए है, बाकी इसके बिल्कुल भी आपको रट्टा नहीं लगाना है कि सी का मतलब 8 से 18 डिग्री तापमान है, ए का मतलब क्या भाई, हाँ का क्या मतलब क्या, सी मतलब हॉट एंड ड्राई है, शुष्क प्रदेश है। ये मैं भी याद नहीं करता, इनको छोड़ ही देना, केवल समझाने के लिए, बाकी इसकी तरफ ध्यान ही मत देना। नहीं पूछेगा कि डब्ल्यू का मतलब क्या है, एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा AWHW में डब्ल्यू का मतलब बताओ क्या। ये केवल तुम्हें समझाने के लिए कि हाँ इस प्रकार से इसने थोड़ा सा क्या वर्गीकरण किया है, बाकी मैंने इनको खुद ही याद नहीं कर रखा, केवल अपने समझने के लिए सर इसने वर्गीकरण किया क्यों है, किस प्रकार से किया है। ओके, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना। मान लो तुम कौन सी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है, बस यही है। तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगर कोपेन के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा, तुम खुद ही बता दोगे। इनमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सर ये है BSHW वाला, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। पूछ लेगा कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो BSHW है। ओके, अगला देखते हैं अपन थारनवेट का वर्गीकरण। थारनेट ने जो वर्षा और तापमान के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांट दिया। तो थारनवेट के वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्षा व तापमान। वर्षा और तापमान के आधार पर इसने वर्गीकरण कर दिया। इसने भी इसी प्रकार से नाम रखा, EAD है, DBW है, फिर देखो DAW है, और यहां पर इसने नाम रखा CAW है। अलग अलग कलर में तुम्हें मैप में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसने कौन कौन से जिले आते हैं, कौन सा प्रतिनिधित्व करा, वो सेम आपको ध्यान रखना है। तो थारनवेट के वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्षा व तापमान। इसने वर्षा और तापमान के आधार पर जिलों का वर्गीकरण कर दिया। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर जिलों को बांटा था। इसने कहा कि वर्षा और तापमान के आधार पर, मतलब जो EAW वाले जिले आते हैं ना, यहां पर समान तापमान है, समान वर्षा है, यहां पर लगभग बराबर बारिश होती है, बराबर गर्मी पड़ती है। ये जो जिले हैं यहां पर समान तापमान रहता है, समान बारिश होती है, इसका नाम रख दिया DBW, इसका रखा DAW और इसका रखा CAW। ठीक है, ओके सर। ये सारणी दे रखी है, मतलब उष्ण मरुस्थलीय, मतलब EAD जिसमें जैसलमेर आता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर, समान बारिश होती है, समान तापमान रहता है। अर्ध मरुस्थलीय DBW बीकानेर आता है, गंगानगर, नुमानगढ़, चूरू, बीकानेर आते हैं। ये ध्यान रख लो कि पूरी की पूरी सारणी है, ये आपके पास में किताब में बना भी रखी है। ओके, हाँ ठीक है भाई। उष्ण आर्द्र मतलब DAW है, इसमें अजमेर आता है। कौन कौन से जिले आते हैं सर, सबसे बढ़िया है ये जो मैंने मैप दे रखे है ना तुम्हें किताब में, इनको देख लेना, बाकी ऐसे रट्टा मारते रह जाओगे, याद ही नहीं होगा। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ राजस्थान के मैप भरो, मैप भरो। मान लो राजस्थान का तुमने मैप लिया सिंपल सा, और इसमें लिख लोगे ना कि ठीक है सर ये तो हो गया EAD, ये हो गया सर DBW, और सर इधर हो गया DAW, और ये सर CAW। बस मैप बनाओ आराम से, सबसे अच्छा तरीका यही है। फिर तुमसे पूछ ले मान लो CAW में कौन सा आता, तुम बता सकते हो सर यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा है, सर यहाँ पर झालावाड़ा है। इसमें कौन से जिले आते हैं, यहाँ पर जैसे गंगानगर है, नुमानगढ़ है, चूरू वाला क्षेत्र आ गया। ये देखो सर जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी वाला क्षेत्र आ गया। तो ये अपने आप तुम देख के बता सकते हो, इसमें ज्यादा रट्टा मत मारना। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत इजी आएंगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा हार्ड है, हार्ड है, इतना भी हार्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, सेकंड ग्रेड में कितने क्वेश्चन आए आपके यहाँ से, पिछला जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन देख लो, आप जाकर मिलान कर लो, है ना। आप, मैंने वीडियो डाल रखा है, जैसे कोई एग्जाम होता है उसके बाद में मैं वीडियो डाल देता हूँ। अभी जो हुआ था ना आपका लास्ट एग्जाम हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसके अंदर सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, मैंने डाल रखा, आप जाकर मिलान कर लेना। ओके, चलो भाई, ठीक है सर। लास्ट है, थारनवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, उष्ण आर्द्र DAW है। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, DAW दिख रहा है मैप में, तो ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है भाई, DAW। और लास्ट बचता है टिवार्था का वर्गीकरण। टिवार्था के वर्गीकरण के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एग्जाम में आज तक कभी से सवाल नहीं पूछा गया। सवाल पूछता है तो कोपेन से पूछता है, फिर आपसे थारनवेट से पूछ लेगा। मान लो थारनवेट से दो तो आपको ध्यान रखना ही है, तो दो तो याद कर सकते हो मैप में। ये थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान रखना कि टिवार्था का वर्गीकरण एक दो बार पढ़ लेना। इसके जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्षा है भाई। इसने वर्षा का आधार माना है कि यहाँ पर वर्षा लगभग समान होती है, जैसे BWH है, CAW है, BSH है, AW है। इसने इसी प्रकार से वर्गीकरण दिया है। बाकी इसके बारे में ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना टिवार्था के वर्गीकरण का। ज्यादा आपको जो ध्यान रखना वो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का ही ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। ठीक है, फिर थारनवेट का बन सकता है, और पूछे तो भारतीय मौसम विभाग ने भी तो वर्गीकरण कर रखा है, 5 से जलवायु प्रदेशों में बांट रखा है, तो वहां से बन जाएगा। बाकी ये नॉर्मल है, एक दो बार पढ़ लेना, बाकी ज्यादा ध्यान मत देना, इनके थोड़े बहुत नाम देख लेना। टिवार्था का वर्गीकरण आज तक कभी पूछा ही नहीं गया है, कभी नहीं पूछा गया टिवार्था के वर्गीकरण के बारे में। केवल एक सवाल आया था कि टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्षा। इसने वर्षा को आधार माना कि इस क्षेत्र में समान बारिश होती है, इस क्षेत्र में समान बारिश होती है, यहाँ पर समान बारिश होती है, यहाँ पर समान बारिश होती है, तो इसको नाम रख दिया AW, इसको नाम रख दिया CAW, इसको नाम रखा BSH, इसको नाम रखा BWH। ये केवल सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश जिसको नाम दिया, BWH में कौन कौन से जिले आते हैं, BSH में कौन कौन से जिले आते हैं, इसके बाद में CAW में कौन कौन से जिले आते हैं, और AW में कौन कौन से जिले आते हैं। ये केवल आपको एक दो बार पढ़ना है, बाकी इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। टिवार्था के वर्गीकरण के ऊपर इतना मत पढ़ना। हाँ, लेकिन ये देख लेना कहा यार थोड़ा बहुत तो पता हो कि CAW कहाँ पर आता है, AW कहाँ पर आता है। 2-3 बार मैप बनाओगे ना खुद हाथ से, तो अपने आप ही तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, बस हो गया कंप्लीट। ठीक है सर, लास्ट बचा है, राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है। अगर मैं बात करूं कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा आर्द्रता कब मिलेगी, भाई हमारे राजस्थान में आपको सबसे ज्यादा नमी कब देखने को मिलेगी, बारिश के समय में।
भी नमी कब होती है हमारे यहाँ पर? बारिश के समय में होती है। इतनी गर्मियों में नहीं होती, सर्दियों में नहीं होती, बारिश के समय में हमारी नमी नमी रहती है, कपड़ों के अंदर भी नमी आ जाती है बारिश के समय में। तो हमारे राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले, तीनों ऋतु दे दे, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है, इनमें सबसे ज्यादा आर्द्रता कब देखने को मिलेगी? आर्द्रता मतलब नमी। अरे भाई साहब, वर्षा ऋतु में खुद ही बारिश हो रही है, तो ये बात याद करने की जरूरत नहीं है। क्या सबसे ज्यादा आर्द्रता कब होगी? वर्षा ऋतु में होगी। ठीक है, तो राजस्थान में वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा आर्द्रता होती है। फिर आती है समदाब रेखा, मतलब ये थोड़ा सा राजस्थान को डिवाइड किया गया है। समदाब रेखा मतलब समान दाब की रेखाएं कहां कहां से गुजरती हैं। जैसे 997 मिलीबार की जो समदाब रेखा वो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर से गुजरती है। जुलाई के महीने में इन जिलों में समान दाब बढ़ता है, वायु का समान दाब बढ़ता है। फिर 998 मिलीबार इन जिलों में समान वायु दाब बढ़ता है। फिर 999 मिलीबार यहां पर समान वायु दाब बढ़ता है। और फिर 1000 मिलीबार यहां भी मतलब जिलों के अंदर समान वायु का दाब लगता है जुलाई के महीने में। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको पढ़ना जरूर है। जुलाई के महीने में 997 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो बीकानेर जैसलमेर से गुजरती है। ये देख लो, यानी कि बीकानेर जैसलमेर से गुजरती है। 998 मिलीबार की समदाब रेखा बाड़मेर, नागौर और चूरू से गुजरती है। ये यानी कि मोटा मोटा बताया, जैसे बाड़मेर है, नागौर है, चूरू है, बीच में जोधपुर भी आ गया। 999 मिलीबार की रेखा जालोर, ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों से गुजरती है तथा 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। ये अपने होगी 1000 मिलीबार की समदाब रेखा, ये समान जिलों से गुजरती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है, जुलाई के महीने में 999 मिलीबार की समदाब रेखा कहां से गुजरती है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा कहां से गुजरती है। तो ये केवल अपने राजस्थान के मैप के हिसाब से डिवाइड किया है। कभी देखो जुलाई को महीनों है तो 997 मिलीबार यहां पर समान दाब बढ़ता है। इन जिलों में 998 मिलीबार का समान मतलब समान वायु का दाब बढ़ता है। ये अपने 999 मिलीबार है, ये 1000 मिलीबार है। एक दो बार देखोगे तो तुम्हें ध्यान हो जाएगा आंसर 997, 98, 99, 1000। कौन से जिले आते कौन से नहीं आते, सारा का सारा जो खेल वो मैप का ही है। मैप अगर तुम्हें पता है कि कौन कौन से जिले आते कौन से नहीं आते तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब बताओ, किसी को कुछ पूछना तो बताओ। अब समय दूं या फिर कल सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आ जाएं, क्योंकि जलवायु का टॉपिक भी अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो ज्योग्राफी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रही है, ज्यादा समय नहीं लग रहा। अपने राजस्थान की ज्योग्राफी भी इसी प्रकार से पूरी हो रही है। तो ये हो ही गया अपना कंप्लीट, जलवायु का टॉपिक तो पूरा हो गया। यूट्यूब पर स्टे नहीं कराऊंगा भाई, कल से क्लास शुरू कराते, 2-3 टॉपिक बच्चे में क्या करे, समय नहीं मिलता कभी। आज एग्जाम हो गया, जो अपने स्टैंड प्रोफेसर का पेपर हुआ था पूरा उसका एनालाइज किया। जिस दिन एग्जाम होता है सारा समय उसी में चला जाता है एनालाइज करने में। देखना भी पड़ता है एग्जामिनर का क्या ट्रेंड चल रहा है, चीजों को भी देखना पड़ता है। और फिर मैं नॉर्मल तो कराता नहीं हूं, मैं सोचूं यार अगर कराएं तो आपको बढ़िया ही करवाएं का। ठीक है, तो आप टॉपिक को याद कर लेना भाई बढ़िया तरीके से। अगर तुम कहोगे ना कमेंट करके सर कल ही क्लास लेके आओ, तो मैं कल क्लास लेके आ जाऊंगा। अगर तुम कहोगे सर मुझे समय चाहिए, एक दिन टॉपिक को पढ़ने दो, तो भाई साहब टॉपिक को पढ़ लो। रिवीजन बहुत जरूरी है, इसी प्रकार से सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, एक दिन तुम्हारी ज्योग्राफी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन पढ़ते ही रहो इनको साथ साथ में, अगर साथ साथ में चलते रहोगे ना तो आराम से सारी चीजें याद होती रहेंगी। क्या ठीक है, बाकी ये नॉर्मल से देखो जलवायु का जो वर्गीकरण है मैप के आधार पर चित्र बनाना, बाकी ऐसे याद नहीं होंगे तुमसे। ये आप इस प्रकार से चित्र बनाते रहना, DBW, EAD, DAW, CAW, इस प्रकार से चित्र बनाओगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, बाकी तो रट्टा मारते रहोगे। ठीक है, और बाकी दे रखा किताब में एकदम सिंपल सिंपल, ये सारे के सारे फोटो किताब वाली तो हैं, अलग थोड़ी बनाया मैंने। किताब में आपको ये सेम सारी की सारी फोटो दे रखी है मैंने। चलो फिर ठीक है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।